मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम्। व्यक्त और अव्यक्त के संदर्भ में मुझे भगवत गीता की अध्याय 10 के 34वें श्लोक की प्रथम पंक्ति याद आती है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम्। बहुत ही सुंदर शब्द है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु का कारण भी मैं हूं और उद्भव का अर्थात जन्म का कारण भी मैं हूं। जब हम इसको व्यक्त और अव्यक्त के संदर्भ में देखते हैं, अगर हम कालपुरुष की कुंडली पर विचार कर रहे हैं तो प्रतीत होता है कि जब मृत्यु हो रही है, मनुष्य व्यक्त से अव्यक्त में प्रवेश कर रहा है और जन्म के लिए अव्यक्त से व्यक्त में प्रवेश कर रहा है, जिसको भगवान ने पहले ही अध्याय 2 के 28वें श्लोक में कहा हुआ है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अब जब हम इस पर विचार करते हैं तो एक चीज और मंथन करने योग्य है कि वृश्चिक राशि के एक ओर अव्यक्त की तरफ बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है और दूसरी ओर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है। और जब जन्म हो रहा है, मेष की एक ओर बृहस्पति की गैर मूल त्रिकोण राशि मीन है और दूसरी ओर शुक्र की गैर मूल त्रिकोण राशि इतर राशि वृषभ है। अर्थात जन्म और मृत्यु दोनों के संदर्भ में एक ओर देवगुरु है, दूसरी ओर दैत्य गुरु, या दूसरी भाषा में कहा जाए, एक ओर भौतिक विद्याओं के ऋषि, भौतिक विद्याओं के ज्ञाता शुक्राचार्य हैं और दूसरी ओर अध्यात्म विद्या के गुरु बृहस्पति। तो इस संदर्भ में भगवान ने एक बात और कही, वो कहते हैं पुरोध साम मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। अर्थात बृहस्पति वो है जो प्रत्येक प्रकार के धर्म और अध्यात्म जुड़ा हुआ है। और शुक्र के लिए कहते हैं कवि नाम उष्णा कवि। आशय स्पष्ट है, एक और भगवान भौतिक विद्या और एक अध्यात्म विद्या की बात कर रहे हैं और इसी है पूरा अव्यक्त का क्षेत्र बृहस्पति में है और पूरा व्यक्त शुक्र से, इसके दोनों ही फ्लैंक शुक्र से द्वारा आच्छादित हैं। साधारणतः कवि से तात्पर्य होता है वो व्यक्ति जो कविता कर रहा है, परंतु पुरातन काल में कवि का अर्थ काफी व्यापक हुआ करता था। उस व्यक्ति को कवि कहते थे जो वैद्य भी हो, काव्य भी करता हो और दूसरे प्रकार की परिवार से संबंधित जो विधाएं थी उनसे भी संबंध रखता हो। तो इस प्रकार से जो संसार के विविध प्रकार हैं, जो विधाएं हैं, उनमें जो एक्सपर्ट होता था उस व्यक्ति को हम कवि कहा करते थे। अर्थात दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो व्यक्ति आपके मन के रंजन के लिए काव्य दे रहा हो, साहित्य दे रहा हो और समाज में किस प्रकार से उठा बैठा जाए, किस प्रकार का शिष्टाचार निभाया जाए, उसके बारे में दिशा और निर्देश दे रहा हो। और उसके साथ ही कवि का एक अर्थ पुष्टि करने वाला भी होता है, अर्थात वो व्यक्ति जो आपके भोजन की विधाओं, उसकी विविधताओं और भोजन के प्रकारों, उनके स्वाद, इन सभी संदर्भ रख रहा हो, इनके विषय में भी आपको दिशा निर्देश दे सकता हो, उसको कवि कहते थे। इसके साथ ही जो शरीर के और भोग हैं वो भी कवि से संबंध रखते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए, तन और मन दोनों को रंजन जो कर रहा है, उसके संपूर्ण विधाओं को जो अधिष्ठाता है वो है शुक्र। इसके विपरीत जो बृहस्पति है, जिसका नाम पुरोधा कहा गया है, यानी पुर की रक्षा करने वाला। अब पुर दो प्रकार से दिखा सकता है, एक हमारा शरीरी पुर है, दूसरा इस संसार में देखा जाए कालपुरुष के संदर्भ में तो पूरा व्यक्त का क्षेत्र
पुर में आएगा, और अव्यक्त क्षेत्र वो है जो पुर से परे है। तो जो ये पुर यानी व्यक्त का क्षेत्र है, उसकी रक्षा जो कर सकता है, या जो व्यक्त में रहते व्यक्त को अव्यक्त की ओर पूरी रक्षा करते ले आ सके, वो है पुरोधा, अर्थात बृहस्पति या गुरु। बृहस्पति का भी पूरा अर्थ है बृहतापति, जो सबसे बड़ा रक्षक हो। तो जो हमारे अध्यात्म की रक्षा कर रहा है वो है बृहस्पति। साधारण भाषा में कहा जाए, जो तन और मन का रंजन कर रहा है वो हो गया शुक्र, और जो हमारे अचेतन को उस परम चेतना से जोड़ रहा हो वो है बृहस्पति। और इसी हेतु हम देखते हैं काल पुरुष में, जैसा हमने पहले भी कहा था, कि मृत्यु के समय एक और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और दूसरी ओर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है कि जीवन जब तक चल रहा है उसकी पुष्टि के लिए आवश्यक है शुक्र, और मरने से थोड़ा पहले भी अगर कोई रोक सकता है वह शुक्र। और इसी हेतु संभवतः कहा गया है कि केवल शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, अर्थात जब तक जीवन है उसकी रक्षा करने के लिए, उसके पोषण के लिए जिसकी आवश्यकता है वह शुक्र। परंतु इस शरीर को छोड़ दिया जाए तो अचेतन को, मेधा को जो आगे ले जाने वाला है वो बृहस्पति। इसी हेतु कहा गया है वेद में कि जब तक हम विद्या और अविद्या दोनों को नहीं जानेंगे, हमारा परम कल्याण नहीं सकता है, सुख मिल सकता है। परमानंद की प्राप्ति के लिए हमें शुक्र और बृहस्पति दोनों की सहायता होगी। इसी हेतु जन्म हो रहा हो या मृत्यु, हमें दोनों ओर शुक्र और बृहस्पति मिलते हैं। यह आवश्यक है। शरीर छोड़ते समय दोनों की मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात दोनों सक्रिय रोल आ रहा है, इसमें सक्रिय भूमिका आ रही है, जबकि जन्म लेते दोनों की गैर मूल त्रिकोण राशि आ रही है, अर्थात अभी दोनों की भूमिका सक्रिय नहीं है। जन्म होगा, मनुष्य आगे चलेगा और धीरे धीरे देखेगा संसार में हमें क्या करना है, जबकि मृत्यु समय पे फल पक चुका है, अब डाली से छूटने वाला ही है। जो विधाएं होनी थी पूरी हो चुकी हैं, और अगर उससे थोड़ा पहले रोकना भी है तो जो हमारा व्यक्त का अधिष्ठाता है शुक्र, वो कुछ कर सकता है। बृहस्पति को आगे ही लेकर जाना है। तो इस प्रकार से शुक्र बृहस्पति दोनों की भूमिका को अध्ययन करने के बाद जीवन क्या है ये समझ में आता है। तो अगर जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ समझना है तो हमें शुक्र और बृहस्पति दोनों को एक साथ समझना होगा। इसी हेतु कहा गया है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अर्थात मनुष्य को विद्या और अविद्या दोनों की आवश्यकता है। यहां पर अविद्या से अगर आपका तात्पर्य यह है कि जो विद्या नहीं है तो गलत होगा। तात्पर्य है जितनी भौतिक विद्याएं हैं वो सब अविद्या है, और अध्यात्म विद्या को विद्या कहा है। इस हिसाब से भी देखेंगे तो जो हमारा अव्यक्त क्षेत्र आ रहा है वो विद्या में जा रहा है, और व्यक्त का क्षेत्र अविद्या अर्थात भौतिक विद्या की तरफ। जन्म से मृत्यु, ये पूरी यात्रा भौतिक विद्या के अभाव में नहीं हो सकती, परंतु मृत्यु के बाद अगर अमृत तत्व चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें विद्या। तो सार्थक जीवन वो होगा जिसमें मनुष्य के पास विद्या और अविद्या दोनों का पूरा ज्ञान हो सके, अर्थात बृहस्पति शुक्र दोनों की कृपा चाहिए। और इसी हेतु देखा गया है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही बृहस्पति शुक्र से गाइड हो रहे हैं, संपादित हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं, आदि आदि। मैंने कहा जैसे मनुष्य वृश्चिक राशि जो आयु दिखा रही है, मृत्यु को दिखा रही है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो पहला पुरुषार्थ करता है पहली सांस लेने का, और जब मृत्यु होती है आदमी अंतिम पुरुषार्थ करता है अपनी आखिरी सांस छोड़ने का। उस आखिरी सांस को छोड़ने के बाद मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। फिर किसी प्रकार से कुछ भी आप करिए, उसके शरीर में बाहर से कितनी ही ऊर्जा देने का प्रयास किया जाए, उसको आप जीवित नहीं रख सकते। जब तक उसके अंदर सांस निश्वास की प्रक्रिया जारी है, मनुष्य जिंदा है। सांस और निश्वास समाप्त होते ही जीवन लीला समाप्त हो गई। तो जैसे ही मनुष्य ने अपना अंतिम पुरुषार्थ किया,
अब तक के जो उसके कर्मों का फल था, जितने अब तो उसने दान बंधन इकट्ठे किए थे, उनकी पोटली लेकर के जीवात्मा आगे चल देता है। आगे देखेंगे वृश्चिक बाद में राशि आती है धनु राशि। धनु राशि और यहां पर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि ग्रह अपनी राशियों की ओनरशिप के हिसाब से, स्वामित्व के हिसाब से दो दो राशियों में बटे हुए हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ते हुए। बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन। धनु कहते हैं मूल त्रिकोण और मीन को बोलते हैं गैर मूल त्रिकोण, इतर राशि। क्या कारण है? जब ग्रह को जिस राशि के माध्यम से अपना सक्रिय रूप दिखाना होता है, उस सक्रिय रूप के लिए उसको बोलते हैं मूल त्रिकोण। उस त्रिकोण की उस ग्रह के लिए वो मूल राशि हो गई, और निष्क्रिय रूप के लिए उसकी दूसरी राशि का प्रयोग किया जाता है, जहां पर ग्रह की उपस्थिति तो है परंतु सक्रिय रूप से नहीं है। वो है, दृष्टिगोचर हो रहा है परंतु सक्रिय रूप से नहीं, बाकी ग्रहों के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन जहां पर ग्रह ने अपना रूप स्वच्छंद रूप दिखाना है, सक्रिय रूप दिखाना है, वहां पर उसको अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति का नाम जीव भी है। बृहस्पति है, गुरु है, जीव भी है, और इसलिए नाड़ी ग्रंथों में बृहस्पति जीव कहकर ही कहा गया है। बड़े सारे नाड़ी सिद्धांत लग्न को धनु से प्रारंभ शुरू किए गए हैं। लग्न को धनु मानते प्रारंभ किए, धनु ही जीव है। यहां पर जीवात्मा अपनी आनंद की स्थिति में आ जाता है और कर्मों से अपने पृथक कर लेता है। कर्मों के बंडल को दे दिया था मकर राशि को। और यहां पर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, शनि अकेला ऐसा ग्रह है जिसकी दो राशियां साथ में हैं, मकर और कुंभ। मैं फिर से कहूंगा, शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, और दोनों एक साथ हैं। बाकी सभी की राशियां बटी हुई है, एक साथ नहीं है। क्या कारण है? कारण यह है कि शनि के पास मनुष्य के पुराने जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के कर्म भी इकट्ठे रखे हुए हैं। और कहां रखे हुए हैं? कुंभ में। पुराने समय में जो भी आदमी को चीज रखनी होती थी, जिसको संभाल कर रखना है, आज की भाषा में स्टोर करना है, उसके लिए उस प्रकार के पात्र का प्रयोग किया जाता था, कुंभ का। तो यहां पर भी इस कुंभ में उस जीव के पुराने कर्म रखे हुए हैं, पुराने निरंतर बंधन संभाल कर रखे हुए हैं। अब नए कर्म पहुंचते हैं मकर राशि में, तो मकर और कुंभ के बीच में नए कर्म और पुराने कर्मों के बीच में एक मिश्रण प्रारंभ होता है। और प्रकृति ये निर्णय करने की प्रारंभ होती है कि कितने कर्म अब उस स्थिति में आ गए हैं कि मनुष्य को दिया जाए और भोगे, और कितने कर्म ऐसे हैं जिनको उसको आगे से भोगना होगा। इसलिए कई बार मनुष्य कहता है कि मैंने सब अच्छे कर्म कर रहा हूं, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है? कारण यह है कि अभी उसके जितने पुराने कर्म थे, जिनके फल उसने भोगने थे, वो मैच्योर हो चुके, और जो कर्म अभी कर रहा है इनका फल मिलेगा। ये कब मिलेगा? ये प्रकृति डिसाइड करेगी। इसका निर्णय इस प्रकृति ने करना है कि ये कर्म किस समय तक मैच्योर होंगे, तब इसका फल भोगना होगा। हो सकता है अगले जन्म में, उसका कई जन्मों के बाद में। इसी प्रकार जो फल अभी भोग रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है इसी जन्म के हों, पिछले जन्म के हों, या उससे भी पिछले जन्म के हों। ये प्रकृति निर्णय लेना होता है कितने आपके एफडीआर मैच्योर हो गए हैं और कितने ओवरड्राफ्ट। इनको तुरंत आपको दिया जाए, आज इनको लेकर आप आगे जाएं। जो जो एफडीआर मैच्योर हो गए उसके अच्छे फल मिलेंगे आपको, और जो आपके ओवरड्राफ्ट ड्यू हो गए हैं उनको आपने डिपॉजिट करना होगा। तो ये नई पोटली लेकर के जीवात्मा अब आगे जाता है और मीन राशि में पहुंच जाता है। मीन राशि जो जीव की, गुरु की या बृहस्पति कहा जाए, उसकी इतर राशि है। वहां पर जीवात्मा अब सक्रिय होने का प्रयास करेगा, सोचेगा क्या होना चाहिए। उसके पहले प्रकृति यह देखेगी कि जीवात्मा जब पहुंचा है, उसकी पोटली में शून्य है या कुछ कर्म की पोटली रखी हुई है। अगर शून्य है तो जीवात्मा परमात्मा मिल जाएगा और आगे की आवागमन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। और यदि वो कुछ बैलेंस लेकर आया हुआ है तो उसको भोगने के लिए इसको बाध्य होना पड़ेगा।
अर्थात अगला जन्म होगा। अब जन्म लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। जीवात्मा जब संसार को दृष्टिगोचर होता है और हम उसको मेष में लग्न बताते हैं, उसके पहले मां के गर्भ में रहता है 9 महीने, जिसको हम दिखाते हैं कर्क राशि से। इसीलिए कर्क राशि को मां से जोड़ा गया है, भवन से जोड़ा गया है, आनंद से जोड़ा गया है। तो जब तक जीवात्मा मां के गर्भ में है उसने कुछ नहीं करना। सांस लेने का कार्य भी स्वयं नहीं कर रहा है, कोई मां कर इसके बिहार पर। उसके लिए मां सांस ले रही है, उसको पहुंचा रही है, जितनी ऊर्जा चाहिए मां उसको दे रही है, उसको कुछ नहीं करना। तो एक प्रकार से आनंद की सुख की स्थिति में है। इससे चौथे भाव से हम सुख, और कहीं आना जाना है तो बेचारी मां जा रही, उसका आवागमन हो रहा है, तो इसलिए आवागमन भी हम चौथे भाव से देख लेते हैं, वाहन देख लेते हैं, मां को देख लेते हैं। अब एक स्थिति और आती है कि जब मनुष्य मां के गर्भ में है उस समय चिंतन करता है, अब तक मैंने क्या किया। और ये स्थिति वो होती है उसकी जिसको बोलते नीच शील विवेक वाली। जो सही किया वो कहता सही किया, जो गलत किया वो स्वयं को बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए जीवात्मा मां के गर्भ में कभी हंसता है, कभी रोता है। आप कभी कि अच्छे अल्ट्रासाउंड मशीन देखें मां के बच्चा और लगातार अध्ययन करें, उसकी डिफरेंट विभिन्न प्रकार की स्थिति सामने आती है। आनंद की स्थिति जब मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और स्वयं फूट फूट कर रो रहा है कि ऐसे कर्म मैंने क्यों किए, हे ईश्वर मुझे एक अवसर और मिले, इस प्रकार की कोई गलती नहीं करूंगा। ये बात दूसरी है, जन्म लेने के बाद जब माया के बंधन में आता है ये सब भूल जाता है और पुनः वही करने लगता है जो मन उससे करवाता है। इसलिए कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही लगातार आदमी को कर्म के बंधन बांधता है, और मन से, इस मन के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के विभिन्न प्रकार के कार्य जो नहीं करने चाहिए वो भी करता रहता है। तो इस प्रकार से देखा, चतुर्थ भाव में जीवात्मा है, कर्म पहुंच गए हैं लेकिन निष्क्रिय है, बट जीवात्मा सक्रिय है। तात्पर्य क्या हुआ कि बृहस्पति और शनि की निष्क्रिय राशियों से उसका संबंध बनना चाहिए। शनि का संबंध आप देख रहे हैं मकर राशि से, 7वीं दृष्टि जो सबको मिली हुई है वो देख रहा है, कोई विशेष बात नहीं। परंतु बृहस्पति संबंध कैसे बने? बृहस्पति की दूसरी राशि निष्क्रिय राशि है मीन, वहां से बृहस्पति मीन राशि से इस जीवात्मा को तभी देख सकता है कर्क राशि में जब बृहस्पति के पास, इस जीव के पास, गुरु के पास 5वीं दृष्टि हो, तभी वो मीन राशि से कर्क राशि को 5वीं दृष्टि देख सकेगा। और मैंने कहा यहां पर जीवात्मा सक्रिय है, पुरुषार्थ करने का पूरा प्रयास कर रहा है। यह तभी संभव हो सकता था जब मंगल के पास 4थी दृष्टि होती, ताकि मेष राशि से जो उसकी सक्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उससे कर्क को 4थी दृष्टि से देख पाता। इस प्रकार से हम देखते हैं कर्क राशि में बैठे जीवात्मा, उसका मेष से 4थी दृष्टि मंगल के द्वारा, 5वीं दृष्टि जो जीव की यानी गुरु की दृष्टि है मीन राशि से उसके द्वारा, और 7वीं दृष्टि शनि के द्वारा मकर राशि से संबंध बन रहा है। अब 9 महीने के बाद उसका जन्म हो गया। अगले चरण में हम 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, उस अवस्था की ओर रहते हैं। जन्म के बाद उसकी स्थिति दिखाई जाती है लग्न के भाव से।